हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 में लास्ट टाइम हमने न्यूक्लिक एसिड्स के टॉपिक को शुरू किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले कंपोनेंट्स है पेंटोस शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से फिर पूरे का पूरा न्यूक्लिक एसिड बनता है जब ये आपस में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं। ठीक हो गया। और ये भी हमने बात की थी कि न्यूक्लिक एसिड्स की 2 टाइप्स हैं, आरएनए और डीएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आज हमने डीएनए के बारे में पढ़ना है। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं डीएनए। ये सारे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिए। ठीक इसी तरह आपने पेपर में भी लिखना होगा। थ्योरी पढ़ने से पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझ लो। सारी बातें मैं यहाँ से आपको समझा दूँगा, फिर आखिर में थ्योरी की तरफ आएंगे। ठीक हो गया, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इतना तो आपको क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा डीएनए के बारे में कुछ थोड़ा बहुत। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे ना तो डीएनए का मॉलिक्यूल इस तरह कोइल्ड फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में, इसको हम कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको अगर आप सीधा करोगे, ऐसा सीधा करोगे तो ये इस तरह आएगा, सीढ़ी की तरह स्ट्रक्चर है। असल में डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, लेकिन फ़िलहाल हम समझेंगे तो इसको मैंने इस तरह बना दिया। ठीक है, इस हेलिकल स्ट्रक्चर को हमने सीधा किया तो ये इस तरह आ गया। अब इधर से आप हर एक चीज़ को गौर से समझो। इस डीएनए के स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रैंड्स हैं। एक ये वाला स्ट्रैंड है, ये वाला जिसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया, और दूसरा ब्लैक वाला, ये वाला स्ट्रैंड है। 2 स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप देखो ना, डीएनए है मतलब न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है। तो ये किस चीज़ से बने होगी? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीज़ें थी, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पर आप देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसको हम कहते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। ये बैकबोन बनती है 2 चीज़ों से। पहले नंबर पे है पेंटोस शुगर और दूसरे नंबर पे है फॉस्फेट ग्रुप। मतलब न्यूक्लियोटाइड के जो 2 कंपोनेंट्स थे, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों कंपोनेंट आपको इधर नजर आएंगे बैकबोन पे, इस वाली साइड पे भी और इस वाली साइड पे भी। ठीक है, और जो नाइट्रोजनस बेस है ये इधर दरमियान में नजर आएगी। नाइट्रोजनस बेस टोटल कितनी थी? 5 थी। कौन कौन सी? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। उनमें से 2 जो थी वो डबल रिंग थी, एडेनिन और गुआनिन, और बाकी 3 सिंगल रिंग थी। अच्छा, एक बात आप याद रखने के जो टोटल 5 टाइप नाइट्रोजनस बेसिस है ना, इन 5 में से 4 डीएनए में भी 4 हैं और आरएनए में भी 4 हैं। अब दोनों में एक कम है। डीएनए के अंदर थाइमिन होता है T और आरएनए के अंदर यूरासिल होता है U। डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं होता और आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता। ठीक हो गया। तो बाकी एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन वो तीनों के तीनों दोनों में होंगे, डीएनए में भी और आरएनए में भी। और दूसरी बात यह है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, जबकि डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, 1 और 2 स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तो यहाँ बैकबोन में आ गया। तो बीच में क्या होगा? बीच में नाइट्रोजनस बेसिस लगी हुई। ये देखो, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन, इसी तरह गुआनिन भी लगी होगी, थाइमिन और एडेनिन, इस तरह। तो ये सारी की सारी नाइट्रोजनस बेसिस इस वाली न्यूक्लियोटाइड के लिए हैं, इस स्ट्रैंड के लिए। इसी तरह इधर भी लगी होंगी, इस साइड पे भी। ठीक हो गया। अब ये दोनों आपस में जुड़ी हैं। यहाँ भी इसी तरह सारी की सारी नाइट्रोजनस बेसिस लगी हुई हैं। अब अगली बात ये याद रखनी है कि एडेनिन के साथ हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा और थाइमिन के साथ कौन सा बनेगा, यूरासिल के साथ। ये आप तरतीब याद रख लो। ठीक हो गया। ए के साथ हमेशा बनता है T का, मतलब एडेनिन के सामने क्या आएगा? थाइमिन। अब इधर T है तो फिर इधर A होगा। और गुआनिन, साइटोसिन के सामने हमेशा गुआनिन आएगा। मतलब A और T ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, G और C ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। AT हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं और GC हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा A और T है ना, इन दोनों के दरमियान इधर डबल बॉन्ड है और इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड आम बॉन्ड्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि आम बॉन्ड्स के मुकाबले में ये थोड़ा वीकर है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या मतलब हुआ कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में जुड़े हैं किस बॉन्ड के ज़रिए? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए आपस में सारे के सारे जुड़े हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान है। A के सामने हमेशा T आएगा और G के सामने हमेशा C आएगा। ठीक हो गया। तो अब इधर देखो, इधर T लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? A। इधर G है तो इधर C।
टी है तो ए है तो टी, इस तरह। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब इसको भी अगर आप खोल के देखो तो पहले मैंने बता दिया कि पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर है। तो अब इस स्ट्रक्चर को आप देखो मॉलिक्यूलर लेवल पर। अब आप देखो ये पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेसिस, ये नाइट्रोजनस बेस अटैच है और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है। इस तरह ये भी एक पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। इस फॉस्फेट ग्रुप ने जो ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड ना, इस न्यूक्लियोटाइड ने अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाया है। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का पेंटोस शुगर, उसका कार्बन नंबर 3, ये कार्बन 1 2 3 होता है ना, 2 और ये 3, कार्बन नंबर 3 बॉन्ड बनाता है अगले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ। बात समझ आई है। इसी तरह इस पेंटोस शुगर का जो कार्बन नंबर 3 है उसने अगले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। फिर इसका जो कार्बन नंबर 3 है पेंटोस शुगर का, उसने अगले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक हो गया। तो इस तरह ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के एक स्ट्रैंड बनाते हैं। ठीक इसी तरह ये काम भी हुआ है। लेकिन एक बात और याद रख लें कि ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में अपोजिट हैं, उलट हैं एक दूसरे के। अगर आप इस साइड को 5 कहते हो और इधर 3 कहते हो तो फिर इधर 3 होगा और इधर 5 होगा। ठीक है, मतलब 5 के सामने 3 और 3 के सामने 5। ये स्ट्रैंड आप बिल्कुल ऐसे समझो ना कि ये वाली स्ट्रैंड अगर इस तरह है तो ये ब्लैक वाली स्ट्रैंड इस तरह पड़ी है, इस तरह, एक दूसरे के अपोजिट है, उलट है, इस तरह। समझ आइए बात, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसलिए अगर आप ये देखो यहाँ पर जितने भी फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर सारे के सारे उल्टे लगे हुए हैं। क्यों उल्टे लगे हुए हैं? क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। बात समझ आ रही है? तो सेम काम इधर भी हुआ है। ये दो स्ट्रैंड है, अब ये आपस में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? अगर मैं कहता हूँ कि ये इधर लगा हुआ है साइटोसिन, इधर लगा हुआ है एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन, तो फिर इस साइड पे क्या होगा? साइटोसिन के सामने हमेशा गुआनिन होगा, ए के सामने टी, टी के सामने ए और जी के सामने सी। समझ आ गई? और ए टी के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड होगा, जी सी के दरमियान हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा। ए टी के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड, जी सी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ आ गई? चलिए जी, तो ये सारे के सारे डिस्कशन हमने कर ली। अब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये हमें कैसे पता चली थी? ये हमें दो साइंटिस्ट ने बताई थी 1953 में। एक का नाम था जेम्स वाटसन और दूसरे का नाम था फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने एक मॉडल डीएनए का प्रपोज किया 1953 में। उन्होंने बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं थ्योरी की तरफ। सबसे पहली बात, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो पेंटोस शुगर है, वो आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि पेंटोस शुगर भी दो तरह की होती है। अगर कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे OH लगा है तो इसको हम कहते हैं राइबोस शुगर, और अगर सिर्फ और सिर्फ H लगा है, O नहीं है साथ, तो फिर वो डीऑक्सीराइबोस होता है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में डीऑक्सीराइबोस लगा होता है, राइबोस लगा नहीं होता। तो इसी वजह से हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो, मतलब राइबोस तो है लेकिन राइबोस पर कार्बन नंबर 2 के साथ सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन निकाल दी गई है। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन निकाल देना। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड तो न्यूक्लिक एसिड ही है। ठीक है, अच्छा, डीएनए इज मेड ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जिसके अंदर पेंटोस शुगर कौन सी हो? डीऑक्सीराइबोस हो, तो उसको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इन विच, जिसके अंदर द पेंटोस शुगर इज डीऑक्सीराइबोस। पेंटोस शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोस होगी, मतलब कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं होगी। वाइल द नाइट्रोजनस बेस में भी एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। अब इधर देखो, इन 4 नाइट्रोजनस बेसिस में यूरासिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो डीएनए के अंदर नहीं होता, आरएनए के अंदर होता है। और आरएनए के अंदर ये थाइमिन नहीं होता, बल्कि इसकी जगह क्या होता है? यूरासिल होता है। ठीक हो गया। अब इन चारों में से कोई एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर अटैच होगी, जैसे यहाँ पर अटैच हुई थी। इधर साइटोसिन भी आ सकती है, एडेनिन भी, थाइमिन भी, गुआनिन भी, तो ये सारी की सारी नाइट्रोजनस बेसिस लग सकती हैं। आगे है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों ने मिलकर मॉडल दिया, तो इसी वजह से हम इस मॉडल को कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल। क्या कहते हैं? वाटसन एंड क्रिक मॉडल। 1953 में इन्होंने दिया था। अब इस मॉडल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक डीएनए इज़ अ डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या मतलब है? कि डीएनए एक डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है। हेलिक्स मतलब कोइल्ड मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स हैं, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की बनी हुई 2 स्ट्रैंड लगी हुई हैं। अच्छा,
द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ वन स्ट्रैंड, जो एक स्ट्रैंड की नाइट्रोजनस बेसिस हैं, मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड, जो कि उसकी अपोजिट स्ट्रैंड लगी हुई है ना, उसके नाइट्रोजनस बेसिस के साथ कौन सा बॉन्ड बनाती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। समझ आ गई? तो यहाँ पर कौन से दो स्ट्रैंड्स आपस में किस बॉन्ड्स के ज़रिए जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए। एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। आगे है एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड फॉर्म्स पेयर विद थाइमीन ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड। एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? थाइमीन के साथ। एंड साइटोसिन फॉर्म्स पेयर विद गुआनिन, और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बनाएगा। साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बनाएगा। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ए एंड टी। एडेनिन और थाइमीन के दरमियान हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स जैसे इधर बनाया है डबल, ए और टी के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड है। ये देखो इधर भी शो कर दिया है, ए और टी के दरमियान हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और सी और जी के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है। ठीक हो गया? चलिए जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि ये तो हमें बात समझ आ गई कि दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड ये भी तो आपस में यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं ना। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान ये जो बॉन्ड बना है, जिसके ज़रिए सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं, इसका भी कोई नाम होगा, तो वो आप याद रख लो। इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस लगा हुआ है। और आपको पता है इस बॉन्ड को मैंने जो न्यूक्लिक एसिड्स वाले टॉपिक था उसमें सही खोल के बनाया था, आपको बताया था कि इधर भी ऑक्सीजन होता है और इधर भी ऑक्सीजन होता है। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें ऑक्सीजन लगा हो, इस तरफ भी बॉन्ड हो, इस तरफ भी बॉन्ड हो, तो उसको कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। ठीक है? अब इधर डाई ईस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस तरफ भी ईस्टर बॉन्ड है, ऑक्सीजन यहाँ भी बॉन्ड बना रहे हैं, और ऊपर भी कार्बन के साथ भी, इधर भी कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे हैं, और फॉस्फोरस के साथ भी। तो फॉस्फोरस की वजह से फॉस्फो और 2 ईस्टर बॉन्ड है ना, तो फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, इसको कहते हैं फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। ठीक है? ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया, याद नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, वैसे जहन में क्वेश्चन तो आ सकता है ना। चलिए जी, तो यही आज का टॉपिक था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इतना मुश्किल भी नहीं है, सही आसान सा मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक इसी तरह आपने पेपर के अंदर भी अटैम्प्ट करना है। पेपर के अंदर आप सिर्फ ये वाले स्ट्रक्चर बना दो, ये दो ना भी बनाओ तो तब भी काम चल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।